इस मुल्क को अब फारस के बजाय ईरान कहा जाए। इस फैसले का मकसद एक नई कौमी शनाख्त को फरोग देना था। 1979 में ईरान में एक अजीम इनकलाब आया जिसने बादशाहत को खत्म कर दिया और इस्लामी जमहूरिया ईरान कायम हुआ। ज़रतुश्ती मजहब आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता गया और इस्लाम ईरान में गालिब मजहब बन गया। इंसानी तारीख में कुछ सरजमीनें ऐसी होती हैं जो सिर्फ जोग्राफिया नहीं होती बल्कि तहजीबों की तकदीर बदल देती हैं। ईरान की सरजमीन भी ऐसी ही एक जगह है। ये वो खित्ता है जहां हज़ारों साल पहले मुख्तलिफ कौमें आईं, बस्तियां बनाईं, जंगें लड़ीं, सल्तनतें कायम की और फिर उन्हीं सल्तनतों ने दुनिया की तारीख का रुख बदल दिया। आज जिस मुल्क को हम ईरान कहते हैं उसे सदियों तक दुनिया फारिस यानी पर्सिया के नाम से जानती रही। इस सरजमीन की तारीख इतनी कदीम है कि आसार कदीमा के मुताबिक यहाँ 5000 साल कबल भी बाकायदा तहजीबें मौजूद थीं। ईरान का जुग्राफिया खुद एक कुदरती किला था। इसके शुमाल में बुलंद पहाड़ी सिलसिले, जुनूब में गर्म सहरा और दरमियान में वसी मैदान थे। यही जुग्राफिया उसे कदीम दुनिया के अहम तिजारती रास्तों का मरकज़ बनाता था। एशिया, यूरोप और मशरक़ वस्ता के दरमियान वाक़े होने की वजह से यहाँ से गुजरने वाले काफ़िले सिर्फ तिजारत ही नहीं बल्कि इल्म, सकाफ़त और नज़रियात भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। यही वजह थी कि ये खित्ता हमेशा ताकतवर सल्तनतों का मरकज़ रहा। तकरीबन 2000 साल कबल मसीह के आसपास हिंद ईरानी कबाइल इस खित्ते में दाखिल हुए। ये कबाइल असल में हिंद यूरोपी ज़बानें बोलने वाले लोग थे, जिनकी ज़बानों का ताल्लुक बाद में यूनानी, लातीनी और यूरोप की कई ज़बानों से भी जुड़ता है। इन कबाइल में दो बड़ी कौमें नुमायां हुईं, मीडी और फारसी। मीडी लोग शुमाल मगरिब में आबाद हुए, जबकि फारसी जुनूब में पारस के इलाके में बस गए। शुरू में ताकत मीडियों के हाथ में थी। उन्होंने 7वीं सदी कबल मसीह में एक बड़ी रियासत कायम की और ईरान के बेशतर इलाकों को मुत्तहिद किया। लेकिन तारीख का सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब फारस के एक नौजवान सरदार ने इक़्तिदार संभाला। उसका नाम था कूरश आज़म, साइरस द ग्रेट। यही वो शख्सियत थी जिसने फारस को एक छोटी सी रियासत से दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत में तब्दील कर दिया। कूरश ने पहले मीडी सल्तनत को शिकस्त दी और फिर एक के बाद एक ताकतवर रियासतों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। सिर्फ चंद ही सालों में उसने एशिया के बड़े हिस्से को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। कूरश की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी फौजी सलाहियत नहीं थी बल्कि उसकी हुक्मरानी का अंदाज भी था। उस जमाने में ज्यादातर फातिहीन शिकस्त खोरदा कौमों को गुलाम बना लेते थे, उनके शहरों को तबाह कर देते थे और उनकी सकाफत को खत्म करने की कोशिश करते थे। लेकिन कूरश ने बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका इख्तियार किया। उसने फतहशुदा इलाकों के लोगों को मजहबी आज़ादी दी, उनके मंदिरों को बहाल किया और उनकी सकाफत का एहतराम किया। यही वजह थी कि कई कौमों ने उसे जालिम फातिह के बजाय निजात दहिंदा समझा। इसी दौर में फारसी सल्तनत ने एक ऐसा इंतज़ामी निज़ाम कायम किया जो बाद में आने वाली सल्तनतों के लिए मिसाल बन गया। सल्तनत को मुख्तलिफ सूबों में तकसीम किया गया जिन्हें सात्रापी कहा जाता था। हर सूबे का एक गवर्नर होता था जो मकामी मामलात संभालता था, लेकिन मरकजी हुकूमत उस पर मुकम्मल नजर रखती थी। इस निज़ाम ने इतनी बड़ी सल्तनत को मुअस्सर तरीके से चलाने में मदद दी। कूरश के बाद उसके जानशीनों ने सल्तनत को मजीद मजबूत किया। खास तौर पर दारियुश अव्वल ने फारसी सल्तनत को अपने उरूज तक पहुंचाया। उसने मईशत को मजबूत बनाने के लिए सोने और चांदी के सिक्के जारी किए और एक मुनज़्ज़म टैक्स निज़ाम कायम किया। उसने हज़ारों किलोमीटर तवील शाहराहें तामीर करवाईं, जिनमें सबसे मशहूर रॉयल रोड थी, जो सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ती थी। यही सड़कें तिजारत, फौजी नकलो हरकत और पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होती थीं। एक हैरत अंगेज डाक का निज़ाम कायम किया गया, जिसके जरिए शाही पैगाम चंद ही दिनों में सल्तनत के दूर दराज इलाकों तक पहुंच जाता था। उस वक्त के यूनानी मुअर्रिखीन ने लिखा कि फारसी शाही कासिदों की रफ्तार को न बर्फ रोक सकती थी, न बारिश और न ही रात की तारीकी। चंद ही दहाइयों में फारसी सल्तनत इतनी वसी हो गई कि इसकी सरहदें मिस्र से लेकर दरियाए सिंध तक फैल गईं। इसमें मिस्र, बाबुल, अनातोलिया, वस्ती एशिया और कई दूसरे इलाके शामिल थे। इस तरह यह सल्तनत उस जमाने की सबसे बड़ी ताकत बन गई और तारीखदान इसे दुनिया की पहली सुपर पावर करार देते हैं। फारसी सल्तनत की असल ताकत सिर्फ फौज या दौलत नहीं थी, बल्कि इसकी सकाफती बर्दाश्त और इंतजामी महारत थी। इस सल्तनत में दर्जनों कौमें, ज़बानें और मज़ाहिब मौजूद थे,
लेकिन मरकजी हुकूमत ने सबको एक निजाम के तहत मुत्तहिद रखा। यही वो खुसूसियत थी जिसने फारस को सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक अजीम तहजीब बना दिया। लेकिन तारीख में कोई ताकत हमेशा कायम नहीं रहती। चौथी सदी कबल मसीह में मगरिब से एक नौजवान फातह उभरा जिसने इस अजीम सल्तनत को चैलेंज किया। उसका नाम था सिकंदर आजम, और यही वो लम्हा था जब फारसी सल्तनत को अपनी तारीख का सबसे बड़ा इम्तिहान सामना करना पड़ा। जब फारसी सल्तनत अपनी ताकत के उरूज पर थी तो शायद किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि एक दिन एक नौजवान यूनानी फातह इस अजीम सल्तनत को शिकस्त दे देगा। लेकिन तारीख हमेशा गैर मुतवक्के मोड़ लेती है। 334 कबल मसीह में मकदूनिया का बादशाह सिकंदर आजम एक मुनज़्ज़म फौज के साथ मशरिक की तरफ बढ़ा। उसका मकसद सिर्फ ज़मीनें फतह करना नहीं था, बल्कि यूनान की पुरानी शिकस्तों का बदला लेना और फारस की ताकत को हमेशा के लिए ख़त्म करना था। चंद ही सालों में उसने फारसी फौज को कई बड़ी जंगों में शिकस्त दी, जिनमें गाओगा मेला की जंग सबसे फैसलाकुन साबित हुई। इस जंग के बाद फारसी सल्तनत का इक़्तिदार टूट गया और सिकंदर ने खुद को इस अजीम सल्तनत का नया हुक्मरान करार दे दिया। लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि सिकंदर ने फारसी तहजीब को ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसे अपनाया। उसने फारसी लिबास पहना, मकामी शहजादियों से शादियां की और फारसी इंतज़ामी निज़ाम को बरकरार रखा। लेकिन सिकंदर की मौत के बाद उसकी सल्तनत टूट गई और मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो गई। ईरान के इलाके पर पहले सल्यूकी यानी सल्यूसिड हुक्मरानों का कब्जा हुआ और फिर पार्थी खानदान ने इक़्तिदार संभाला। पार्थी हुक्मरानों ने तकरीबन 500 साल तक इस खित्ते पर हुकूमत की और रूमी सल्तनत के मुकाबिल एक बड़ी ताकत बने रहे। बाद में तीसरी सदी ईसवी में एक नई सल्तनत उभरी जिसे सासानी सल्तनत कहा जाता है। इस सल्तनत के बानी अर्दशीर अव्वल ने खुद को कदीम फारसी बादशाहों का वारिस करार दिया। सासानी हुक्मरानों ने फारसी सकाफत को दोबारा जिंदा किया और जरतुश्ती मजहब को रियासती मजहब बनाया। इनके दौर में ईरान दोबारा एक ताकतवर सल्तनत बन गया और रूमी सल्तनत के साथ तवील जंगें लड़ी। सासानी दौर फारसी तहजीब के उरूज का आखिरी दौर था। इस जमाने में फन तामीर, फलसफा, तिब और अदब में हैरत अंगेज तरक्की हुई। लेकिन 7वीं सदी ईसवी में एक नई ताकत उभरी जिसने पूरे मशरिक़ वस्ता को बदल कर रख दिया। ये ताकत थी इस्लाम। अरब फौजों ने चंद दहाइयों में सासानी सल्तनत को शिकस्त दे दी और ईरान इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बन गया। इसके साथ ही एक नई मजहबी और सियासी तब्दीली आई। जरतुश्ती मजहब आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता गया और इस्लाम ईरान में गालिब मजहब बन गया। लेकिन यहाँ एक हैरत अंगीज हकीकत सामने आती है। अक्सर कौमें बड़ी फतूहात के बाद अपनी शनाख्त खो देती हैं, मगर ईरान के साथ ऐसा नहीं हुआ। फारसी ज़बान, अदब और सकाफत ने न सिर्फ खुद को महफूज रखा बल्कि इस्लामी दुनिया की तहजीब को भी मुतासिर किया। अब्बासी दौर में बगदाद के दरबार में फारसी दानिश्वर, शायर और साइंसदान नुमाया किरदार अदा करते थे। बाद के सदियों में ईरान पर मुख्तलिफ ताकतों ने हुकूमत की। कभी तुर्क सल्जूक आए, कभी मंगोल हमला आवर हुए, कभी तैमूरी हुक्मरान। लेकिन हर दौर में फारसी सकाफत जिंदा रही। यही वजह है कि तारीखदान कहते हैं कि ईरान एक ऐसी तहजीब है जो बार बार शिकस्त खाकर भी दोबारा उठ खड़ी होती है। 15वीं सदी में एक नई ताकत उभरी जिसने ईरान की शनाख्त को हमेशा के लिए बदल दिया। ये थी सफवी सल्तनत। सफवी हुक्मरानों ने ईरान को एक मुत्तहिद रियासत बनाया और शिया इस्लाम को सरकारी मजहब करार दिया। यही वो फैसला था जिसने ईरान को बाकी इस्लामी दुनिया से अलग शनाख्त दी। सफवी दौर में ईरान न सिर्फ सियासी तौर पर मजबूत हुआ बल्कि सकाफती और माशी तरक्की भी हुई। इस्फहान जैसे शहर दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार होने लगे। तिजारत, फन तामीर और अदब ने नई बुलंदियों को छुआ। फिर 20वीं सदी में एक और तारीखी फैसला हुआ। 1935 में ईरान के बादशाह रजा शाह पहलवी ने दुनिया से दरख्वास्त की कि इस मुल्क को अब फारस के बजाय ईरान कहा जाए। इस फैसले का मकसद एक नई कौमी शनाख्त को फरोग देना था। 1979 में ईरान में एक अजीम इनकलाब आया जिसने बादशाहत को ख़त्म कर दिया और इस्लामी जमहूरिया ईरान कायम हुआ। ये इनकलाब न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया की सियासत पर असरअंदाज हुआ। आज ईरान एक पेचीदा मगर ताकतवर रियासत है। इसकी तारीख हजारों साल पर मुहित है और इसने दुनिया की सियासत, सकाफत और इल्म पर गहरे असरात छोड़े हैं। यही वजह है कि जब हम फारस या ईरान की तारीख को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी तहजीब की दास्तान नजर आती है जो बार बार तबाह होने के बावजूद दोबारा जिंदा हो जाती है।